नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के विधायक जो कर्नाटक से हैं, रिजवान अहमद, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप कोई संकोच मत कीजिए। जिस तरह हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, तमाम दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसके विरोध में आप उसी तरह का एक्शन लीजिए जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में लिया था। आप भी उसी तरह से कड़ा विरोध करिए और उस तरह अपनी सेना को सक्रिय कीजिए। उन्होंने इसको लेकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सुगबुगाहट नहीं। प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते हैं तब भी वो बांग्लादेश को ताकीद नहीं कर पाते हैं। वो उसे नहीं कह पाते हैं कि आप हमारे लोगों पर हमला करना बंद कीजिए या ऐसे हमले रुकवाइए। प्रधानमंत्री करते क्या है? प्रधानमंत्री उसको प्यार से सहलाते हैं। जी हां, प्यार से सहलाते हैं। वैसे ही जैसे कोई अपने प्यारे से व्यक्ति को थपकी देकर कहता है, जो मन करे करो, धीरे से, उस स्टाइल में बोलते हैं। बहरहाल रिजवान अहमद में यह हिम्मत थी कि उन्होंने यह बात कही। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह से कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कीजिए? वो तो विपक्ष से पूछता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, या दूसरे क्या कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी भी अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जानते थे कि यह सरकार उनको अपमानित करना चाहती है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं दिखाई। वो पहुंचे लाल किले पर, गए कार्यक्रम में, क्योंकि राष्ट्र का कार्यक्रम था। भले ही उसको कैसा व्यक्ति संचालित कर रहा था या कौन लोग उसमें किस तरह से पेश आने वाले थे, उसने परवाह नहीं की। वो पहुंचा, गया, उसे 5वीं रो में बैठाया गया। उसने कहा कोई बात नहीं, वहां भी बैठ गया। चाहता वापस आ सकता था, लेकिन नहीं, वो बैठा रहा, अपमान के घूंट को पीता रहा, क्योंकि यही घूंट उस वक्त कृष्ण ने पिया था। यही घूंट उस वक्त द्रौपदी ने पिया था। यही घूंट अर्जुन और युधिष्ठिर ने पिया था। जी हां, वही घूंट वह भी पीता रहा। क्यों? क्योंकि वक्त पे जवाब दिया जाएगा। जवाब इस तरह से नहीं दिया जाएगा। अपना अपमान मायने नहीं रखता। इस बात को वो संसद में भी कह चुके हैं कि जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, बात की जाती है दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, उन 90% लोगों की, तब गालियां खानी पड़ती है। जी हां, इसी तरह कमोबेश महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अपमानित किया गया। इसी तरह महात्मा गांधी को भारत आने के बाद अंग्रेजों ने अपमानित किया था। बावजूद इसके वो उससे डरे नहीं, हिले नहीं, वो लड़ते रहे और उसी सुकून से लड़ते रहे और अपने लोगों को सिखाते रहे कि कोई तुमको एक थप्पड़ मारे, तुम अपना दूसरा गाल कर देना, लेकिन तुम उसको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत देना, अपने काम से देना। आज भी वही स्थिति है। आज राहुल गांधी यह नहीं कहते कि अशांति कीजिए, राहुल गांधी यह नहीं कहते कि हमला कीजिए, क्योंकि यह कैरेक्टर, यह चरित्र उनका नहीं है, कांग्रेस का नहीं। जी हां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? आज जब हमारी राष्ट्रपति अपना जो
पूर्व संध्या पर संबोधन देती हैं तो क्या कहती? वो उन पुरोधाओं के नाम लेती हैं जिन्होंने देश की आजादी में एक महान योगदान दिया। तब वो महात्मा गांधी का भी नाम लेती हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेती हैं और भीमराव अंबेडकर का भी नाम लेती हैं। वो नाम लेती हैं तमाम क्रांतिकारियों का और फिर आ जाती हैं अपने एजेंडे पर। वो स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले, पहला तिरंगा फहराने वाले उन पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेती। वो नाम नहीं लेती हैं किसी उसका जिसका एक महान योगदान था। कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। और फिर गुणगान करने लगती हैं प्रधानमंत्री का, उनका, और जिस तरीके से बखान करती हैं उससे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। आज जब यह कार्यक्रम शुरू होने को होता है स्वतंत्रता संग्राम का, उस वक्त का जो लाइव वीडियो रिलीज करने के लिए पीआईबी अपनी साइट से, दूरदर्शन और दूसरे अपनी साइट से उसे रिलीज करते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में दिखाया और बताया जाता है। जब उसमें दिखाया जाता है तो यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी के आने के बाद 1915 में, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। सभी मानते हैं कि महात्मा गांधी के आने के बाद में एक स्फूर्ति आई थी। महात्मा गांधी को अपना जनरल सेक्रेटरी किसने बनाया था? जब पंडित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया और कैंपेनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया। तब महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का काम शुरू किया, स्वदेशी अभियान छेड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अपने विदेशी कपड़े जला करके, कीमती कपड़े जला करके खादी धारण की थी और उस दिन के बाद उन्होंने कभी विदेशी कपड़े नहीं पहने। पहली बार वो जेल गए, उनसे कहा गया कि आप मोतीलाल जी के बेटे हैं, आप माफी मांग लीजिए, आपको हम फ्री कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, कहा जो सजा देनी है दे दीजिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उसके बाद वह हुआ। लेकिन जो इसमें दिखाया गया उसमें कहीं पर उनका जिक्र नहीं होता है। महात्मा गांधी के बाद में यह बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला आजादी का, और फिर जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। और जब यह प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस समय उनके जनरल सेक्रेटरी जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की सोच के विपरीत, जो कि उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे अलग पास किया था। उस समय निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, ये बड़ी बात थी, जिसने इस देश में अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रस्ताव पारित किया। उनका जिक्र तक नहीं उस जगह आता है। उसके बाद जब देश की आजादी मिलती है, दस्तखत होते हैं, सब कुछ होता है, उस वक्त में वो तस्वीर भी पंडित नेहरू की ऐसे दिखाई जाती है कि उनका चेहरा ना दिखे और उनका नाम कहीं नहीं लिया जाता है। देश आजाद हो जाता है, उसके बाद फिर जो विकास होता है वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में होता है। उसके पहले 1947 से लेके 2014 तक कुछ नहीं होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार का वह वृत्तचित्र कह रहा था।
जो दिखाया गया पीआईबी के उसमें, आप भी देखिए। बहरहाल हम उन्हीं की बातों पे चले जाते हैं। आज स्थिति क्या थी? नरेंद्र मोदी झंडारोहण करने गए और झंडा तक नहीं खोल पा रहे थे, और अंत में उनके साथ जो महिला सेना अफसर थी उसने झंडारोहण किया। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी सिर्फ हाथ दिखाते रहे। इससे समझा जा सकता है कि एक झंडे का जो झंडारोहण नहीं कर सकता वो क्या करेगा। तो उनके बखान भी इसी तरह से थे और सोच भी उसी तरह से थी। आप किसी को 5वीं पंक्ति में बैठाएं या किसी दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है इसका संदेश प्रकृति देता है। ध्रुव तारा होता है, तमाम तारे होते हैं, तारामंडल में एक ध्रुव तारा होता है, वो अलग ही नजर आ जाता है, और वैसे ही राहुल गांधी अलग नजर आ जाते हैं। उनको किसी नरेंद्र मोदी की सरकार की पहचान की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ नहीं थे तब भी राहुल गांधी थे, आज हैं तब भी राहुल गांधी हैं। नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं थे तो कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था। मैंने नरेंद्र मोदी को खुद देखा है 1999 में, जब वो पंजाब में हुआ करते, कई बार कई लोग उन्हें बैठाते तक नहीं थे, वह वक्त भी मैंने देखा है। और कई लोग घंटों उन्हें घर के बाहर बैठाए रखते थे, वह भी वक्त देखा है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो वक्त है वो इस कारण से नहीं कि वो कोई बहुत योग्य है, वो इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक रहे, और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री हैं, लंबे वक्त से हैं। तो उनका सम्मान सिर्फ इस कारण से है। लेकिन राहुल गांधी का सम्मान उनके साथ लगे गांधी शब्द से, वही गांधी जो फिरोज गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं। आज नवरोज का दिन है। निश्चित रूप से किसी भी पारसी के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। वही पारसी जो ऋग्वेद के अनुसार अग्नि की पूजा करते हैं, और ऋग्वेद का जो दूसरा नाम है अवस्था, उस नाम से उनका ग्रंथ है, सेम चीज उसको मानते हैं। तो वो पारसी समुदाय के वो गांधी, यानी वो अग्नि जो सबसे पवित्र मानी जाती है, जिसको मान करके शपथ ली जाती है 7 जन्मों के बंधन की, यानी सप्तपदी की, यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, वो राहुल गांधी। तो वो राहुल गांधी अलग दिखते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी वहां पर मेडिकल सीटों के बढ़ावे के नाम पर हमला बोलते हैं। पिछली बार उन्होंने बोला था महिला सम्मान, और जिस समय वो बोल रहे थे महिला सम्मान की बात, तभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बरी किया जा रहा था। और अब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, और जब बोल रहे थे तो एक बात कह रहे थे कि 75,000 मेडिकल की सीटें हम बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 10 साल से वो सरकार में 1 लाख के करीब सीटें हैं, 1 लाख से कुछ हल्की सी ज्यादा, और वो 1 लाख जो मेडिकल की सीटें हैं उनकी भी दशा बड़ी बुरी है। तो आप इससे समझ सकते हो, जिनमें भारत सरकार के यदि मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो वहां पर भी जो हालत 50,000 के करीब, तो आप 75,000 कहां बढ़ा दोगे? जो मेडिकल कॉलेज तमाम जिलों में खोले गए हैं उनमें आप जाके देखिए, न पढ़ाने के लिए सही स्टाफ है, फैकल्टी है, न कुछ है, न कोई व्यवस्था है। वहां से निकले डॉक्टर आपको शायद मार दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। तो वह नरेंद्र मोदी है।
नरेंद्र मोदी एक कोई विजन प्रस्तुत नहीं कर सके कि उनकी तीसरी बार की सरकार है वो क्या विजन प्रस्तुत करेंगे। वही स्थिति है, राष्ट्रपति बखान कर रही थी और ये कर रहे थे, तो विजन के नाम पे बस 2047 बताते हैं। 2047 में तक पता नहीं हम में आप में कितने लोग जीवित रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे वो देखेंगे। क्योंकि अब तक जितने वायदे इस तरह से हुए, जो 10 साल के 5 साल के वायदे किए गए थे, 100 दिन के वायदे किए गए थे, क्या वो वायदे पूरे हुए हैं? जब हम यह सवाल करते हैं तो आता है नहीं हुए। नरेंद्र मोदी बखान करते हैं कि पहले आतंकी आते थे, मार के चले जाते थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके। सर्जिकल स्ट्राइक सदैव होती थी, लेकिन वो गोपनीय रखी जाती थी। आपने उनका प्रचार प्रसार करने का शुरू किया, लेकिन सत्यता यह है कि हर सर्जिकल स्ट्राइक यह साबित कर गई कि उसमें आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके और वो आपके असफल परिणाम थे। उसी का नतीजा है कि आज सबसे ज्यादा आतंकी हमले आपकी सरकार में हो रहे, इतने भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। तो यह अपने आप में आईना था। इस स्थिति पर जब बात होती है, हमें याद आता है जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराने के वक्त अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, एक महात्मा गांधी का और एक सुभाष चंद्र बोस का। क्योंकि महात्मा गांधी हमारे लिए सर्वादरणीय थे और सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें उन्होंने आदर के साथ में छोटे भाई के तौर पे कहा था। और आज क्या हो रहा है? आज जब उस वृत्त चित्र में दिखाया जाता है, तो यह दिखाया जाता है कि देश की आजादी में जो सबसे बड़ा कारण था, जिसके कारण देश आजाद हुआ, वह विनायक दामोदर सावरकर था। उस सावरकर के कारण देश का आजादी मिली। उसने ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसा साहित्य लिखा जिसके कारण क्रांति हो गई, जिसके कारण देश आजाद हो गया, आंदोलन चले। जब हम यह देखते हैं तो हमें लगता है यह भी बताना चाहिए था कि उनके एजेंडे में यह भी शामिल था कि महात्मा गांधी की हत्या होगी और हत्या में वो मुलजिम होंगे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का एजेंडा सेट करने का यह सिर्फ था और कुछ नहीं था। और यह कब होता है? हम जब बच्चे थे, खेला करते थे, कुछ बच्चे जो हार जाते थे वो खेल को बिगाड़ देते थे। कमोबेश वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी को अब इतना डर लगने लगा है कि संसद में तो जाने की, सदन में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो अब सार्वजनिक जगह पर अपमानित करके सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। ये वही स्थिति है कि जो जीत नहीं पाता खेल में, तो वो गाली देके खेल खराब करता है। तो वही आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रांति करने वाले, देश के लिए लड़ने वाले हर अपमान सहते हैं और हर अपमान सहने को तैयार रहते हैं। राहुल गांधी तो कह चुके हैं, मैं जरूरत पड़ी तो जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, चाहे झूठे आरोप लगाइए, चाहे जो लगाइए, लेकिन मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। आज वह दिखाई दे रहा है। तो इससे समझ लीजिए, यह आपकी कुंठा और हार को दर्शाता है, ना कि जीत को। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए यह अपने आप में सबक है कि समझ लें कि अब वो खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय